नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। इस बार दिवाली 2 दिन पड़ेगी। सोमवार को बाजार सामान्य तरीके से खुलेगा, जबकि मंगलवार और बुधवार को लक्ष्मी पूजा और बलि प्रतिपदा की वजह से मार्केट बंद रहेगा। मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन मंगलवार 21 अक्टूबर को दोपहर 1:45 से 2:45 बजे के बीच रहेगा। भारत ने एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। देश का गोल्ड रिजर्व पहली बार $100 अरब के पार पहुंच गया। रिजर्व बैंक के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 10 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते में भारत का गोल्ड रिजर्व $3.59 अरब बढ़कर $102.36 अरब पर पहुंच गया। हालांकि कुल फॉरेक्स रिजर्व में थोड़ी गिरावट आई और ये $697.78 अरब पर आ गया, लेकिन सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी ने आरबीआई के गोल्ड होल्डिंग की वैल्यू को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा दिया। भारत के फॉरेक्स रिजर्व में अब सोने की हिस्सेदारी 14.7% हो गई है, जो साल 1996-97 के बाद सबसे ज्यादा है। सिर्फ एक दशक में ये हिस्सेदारी 2 गुनी हुई है, 7% से बढ़कर लगभग 15% तक। बैंक ऑफ जापान ने संकेत दिया है कि वो अक्टूबर में ब्याज दरें बढ़ा सकता है, जबकि बाकी देशों में रेट कट की चर्चा चल रही है। ये ग्लोबल फाइनेंशियल माहौल में एक दिलचस्प मोड़ हो सकता है। एल्योरा कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक एफआईआई यानी विदेशी निवेशक जो पिछले कुछ महीनों से 2 लाख करोड़ की सेलिंग कर रहे थे, अब दोबारा भारतीय बाजार में वापसी कर सकते हैं। एफआईआई और डीआईआई दोनों ने कल खरीदारी की। एफआईआई ने करीब 308 करोड़ की और डीआईआई ने लगातार तीसरे दिन 1500 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी की है। ये साफ इशारा है कि बाजार में भरोसा वापस लौट रहा है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए भी अच्छी खबर है। भारतीय दवा कंपनियां अब रूसी मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में काम कर रही हैं और वहीं लोकल प्रोडक्शन सेटअप करने की योजना बना रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत की लॉजिस्टिक कॉस्ट दिसंबर तक सिंगल डिजिट यानी 10% से नीचे लाई जाएगी, जिससे व्यापार और निर्यात को बड़ी मदद मिलेगी। एचडीएफसी बैंक के दूसरी तिमाही के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। बैंक ने 18,641 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया, जो अनुमान से भी ज्यादा है। पिछले साल की तुलना में बैंक का मुनाफा करीब 11% बढ़ा है, जबकि नेट इंटरेस्ट इनकम यानी ब्याज से कमाई में भी 4.8% की बढ़त हुई है। बैंक की एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला है, यानी खराब कर्जों का बोझ घटा है। ग्रॉस एनपीए घटकर 1.24% और नेट एनपीए 0.42% पर आ गया है, जो पिछली तिमाही से बेहतर स्थिति दर्शाता है। बैंक के प्रावधान यानी बुरे कर्जों के लिए रखे गए फंड में भी बड़ी गिरावट हुई है, जिससे मुनाफे को सीधा फायदा मिला। बाजार में नतीजों से पहले ही एचडीएफसी बैंक के शेयरों में तेजी देखने को मिली थी और ये करीब 0.8% ऊपर बंद हुआ था। कुल मिलाकर बैंक ने मजबूत फंडामेंटल्स और बेहतर एसेट क्वालिटी की बदौलत उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने भी सितंबर तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। बैंक का शुद्ध मुनाफा 14% बढ़कर 4,904 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो बिजनेस ग्रोथ और एसेट क्वालिटी में सुधार की वजह से संभव हुआ। हालांकि बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम में मामूली गिरावट आई है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7,227 करोड़ रुपए तक बढ़ गया है। बैंक का रिटर्न ऑन एसेट्स भी सुधरकर 1.05% तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले बेहतर है। पीएनबी की ग्रॉस एनपीए रेशो घटकर 3.45% रह गई है, जबकि नेट एनपीए सिर्फ 0.36% पर आ गया है, जिसका मतलब है कि बैंक के खराब लोन घट रहे हैं और लोन रिकवरी बेहतर हो रही है। बैंक की प्रोविजन कवरेज रेशियो भी बढ़कर करीब 97% हो गई है, जो एक मजबूत संकेत है। बैंक के कुल बिजनेस में 10.6% की सालाना बढ़त दर्ज की गई है, जो एडवांसेस और डिपॉजिट ग्रोथ से आई है। कासा यानी करंट और सेविंग अकाउंट्स में भी करीब 4.7% की वृद्धि हुई है। पीएनबी के रिटेल लोन सेगमेंट में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। हाउसिंग लोन में करीब 13% और व्हीकल लोन में 30% से ज्यादा की बढ़त हुई है, यानी बैंक छोटे और व्यक्तिगत कर्जों पर फोकस कर रहा है। डिजिटल बैंकिंग में भी पीएनबी ने शानदार प्रगति की है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस 31% बढ़े हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शंस में 53% की बढ़ोतरी हुई है और व्हाट्सएप बैंकिंग के यूजर्स दोगुने के करीब हो गए हैं। इससे साफ है कि बैंक तेजी से टेक्नोलॉजी को अपना रहा है और ग्राहकों तक डिजिटल चैनलों के जरिए पहुंच बढ़ा रहा है।
अमेरिकी बाजार कल शुरुआत में लाल निशान में था, लेकिन बाद में जब ट्रंप का नया बयान आया तो मार्केट ने जोरदार रिकवरी दिखाई और डाउ जोन्स करीब 180 से 200 पॉइंट ऊपर चला गया। दरअसल ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि वो चाइना पर 100% टैरिफ लगाने वाले हैं। इस बयान के बाद पूरी दुनिया के मार्केट में गिरावट आई थी और गोल्ड ने भी तेज उछाल मारी थी। लेकिन अब ट्रंप ने फिर से यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा कि 100% टैरिफ टिकाऊ नहीं है और वो जल्द ही शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। इस स्टेटमेंट के बाद मार्केट में तुरंत पॉजिटिव सेंटिमेंट लौट आया। ट्रंप के इस बयान से अब निवेशकों में उम्मीद है कि अमेरिका और चीन के बीच में जो ट्रेड वॉर है वो थोड़ी शांत हो सकती है और इसका सीधा असर ग्लोबल इक्विटी मार्केट पर दिख रहा है। यूरोपियन मार्केट्स में भी गिरावट रुक गई है। जर्मनी, फ्रांस और यूके के बाजारों में थोड़ी रिकवरी आई है, जबकि गिफ्ट निफ्टी भी करीब 0.5% ऊपर चला गया है। अब बात गोल्ड और सिल्वर की। जैसे ही ट्रंप ने कहा कि 100% टैरिफ सस्टेनेबल नहीं है, गोल्ड की कीमतों में तेज गिरावट आ गई। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड 4300 के पीक से नीचे फिसल गया और करीब 2% तक टूट गया। सिल्वर में तो और भी बड़ा खेल देखने को मिला। फ्यूचर मार्केट में सिल्वर लगभग 5 से 5.5% तक गिर गया, जबकि इंडियन मार्केट में इसकी कीमतें करीब 13,000 रुपये तक नीचे आई हैं। सिल्वर ETF में भी गिरावट आई क्योंकि वो पहले प्रीमियम पर चल रहे थे। प्रॉफिट बुकिंग के चलते कई लोगों ने अपनी ETF बेच दिए और इस वजह से गिरावट और बढ़ गई। अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के तिमाही नतीजों की। कंपनी ने सितंबर 2025 तिमाही में शानदार प्रदर्शन दिखाया है। RIL का कंसोलिडेटेड मुनाफा बढ़कर 18,165 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो पिछले साल 16,563 करोड़ रुपए था। आय भी 2,32,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,55,000 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी का EBITA बढ़कर 45,885 करोड़ रुपए हो गया है और मार्जिन भी 16.9% से बढ़कर 18% पर पहुंच गया है। यानी रिलायंस के मुख्य कारोबारों में मजबूत ग्रोथ दिखी है। ऑयल एंड गैस सेगमेंट में थोड़ी गिरावट जरूर दिखी, जहां आय और मार्जिन दोनों घटे हैं, लेकिन ऑयल टू केमिकल सेगमेंट में जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। O2C की आय बढ़कर 1,61,000 करोड़ रुपए और EBITA 15,008 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। रिटेल सेगमेंट ने भी शानदार नतीजे दिए हैं। आय बढ़कर 90,544 करोड़ रुपए और EBITA 6,817 करोड़ रुपए रहा। हालांकि मार्जिन थोड़ा घटकर 7.5% रह गया। रिलायंस जियो का प्रदर्शन इस बार सबसे खास रहा है। कंपनी का ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़कर 211.4 रुपए पहुंच गया है, जो पिछले साल 195 रुपए था। आय साल दर साल 12% बढ़कर 31,857 करोड़ रुपए और EBITA 19% बढ़कर 17,874 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। जियो का कस्टमर बेस अब 50 करोड़ से ऊपर निकल गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। डेटा ट्रैफिक में 29.8% और वॉइस ट्रैफिक में 5.6% की बढ़ोतरी हुई है। जियो एयर फाइबर का सब्सक्राइबर बेस भी 95 लाख तक पहुंच गया है। जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा है कि कंपनी 50 करोड़ यूजर्स को डिजिटल सेवाएं दे रही है और ये भारत की टेक्नोलॉजी क्रांति को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि जियो आने वाले समय में नई तकनीकों को लाने और डिजिटल इंडिया मिशन को सपोर्ट करने में और तेजी लाएगा। यस बैंक ने अपने तिमाही नतीजे पेश किए हैं और साल दर साल मुनाफा 18% बढ़कर 655 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी बैंक की ब्याज से होने वाली आमदनी में भी 4.6% की बढ़ोतरी हुई और बैंक की एसेट क्वालिटी स्थिर रही। ग्रॉस NPA मामूली बढ़कर 4,055.3 करोड़ रुपए हुआ, जबकि नेट NPA घटकर 770.8 करोड़ रुपए पर आया। तिमाही के दौरान प्रोविजनिंग बढ़कर 419 करोड़ रुपए हो गई, जो पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में अधिक है। स्टॉक में तिमाही नतीजों से पहले गिरावट देखी गई, लेकिन फिलहाल ये 22 के स्तर से ऊपर है और पिछले कुछ महीनों में निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ता रहा है। फेडरल बैंक ने भी अपने तिमाही नतीजे पेश किए हैं। बैंक का शुद्ध मुनाफा 955.3 करोड़ रुपए रहा, जो अनुमान से बेहतर है, लेकिन साल दर साल 9.6% कम हुआ। नेट इंटरेस्ट इनकम 5.4% बढ़कर 2,495.2 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। ग्रॉस NPA रेशो घटकर 1.83% पर आया और नेट NPA 0.48% पर स्थिर रहा। तिमाही दर तिमाही प्रावधान 363 करोड़ रुपए रहा, जो पिछली तिमाही से थोड़ा कम है। निवेशकों के लिए ये आंकड़े ये दिखाते हैं कि बैंक की एसेट क्वालिटी मजबूत है और आमदनी में लगातार सुधार हो रहा है। अब बात करते हैं अडानी पावर की, जो आज करीब 5.5% तक चढ़कर 168 रुपए पर बंद हुआ।
दरअसल सरकार ने कंपनी को उसके गोड्डा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के लिए ग्रिड कनेक्शन की मंजूरी दे दी है। ये प्रोजेक्ट भारत से बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करेगा, जिससे कंपनी की आय में बड़ा इजाफा हो सकता है। यही वजह है कि अडानी पावर के शेयर में आज जबरदस्त तेजी देखी गई। अब चलते हैं आरईसी लिमिटेड पर, जिसने आज अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया। कंपनी की टोटल इनकम इस बार 14,589 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल के मुकाबले बेहतर है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने इस क्वार्टर में 4,414 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में ये 437 करोड़ था। यानी सालाना आधार पर लगभग 910% की ग्रोथ देखने को मिली। कंपनी ने इस बार 4.60 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है। इसका रिकॉर्ड डेट 27 अक्टूबर तय किया गया है। यानी अगर आप 24 अक्टूबर या उससे पहले शेयर खरीदते हैं तो आप डिविडेंड के हकदार होंगे। पेमेंट 14 नवंबर तक आपके खाते में आ जाएगी। अब बात करते हैं एनटीपीसी की। कंपनी ने राजस्थान में अपने 300 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये कंपनी के लिए बड़ा कदम है, क्योंकि इससे उसकी रेवेन्यू और ग्रोथ दोनों बढ़ने की संभावना है। आज एनटीपीसी के शेयर में जबरदस्त वॉल्यूम देखने को मिला। करीब 3 करोड़ शेयरों का ट्रेड हुआ और 70% के आसपास डिलीवरी हुई। ये दिखाता है कि निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। शेयर अभी 85 से 90 रुपए के दायरे में कंसोलिडेशन में है, लेकिन अगर 90 का लेवल पार कर गया तो अगली रैली देखने को मिल सकती है। अगली खबर केईएस लेड पर। कंपनी ने 1:10 की रेशो में स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया है, जिसका एक्स डेट 28 अक्टूबर तय किया गया है। यानी अगर आप 27 अक्टूबर या उससे पहले शेयर खरीदते हैं तो आप इस स्प्लिट के लिए एलिजिबल रहेंगे। स्प्लिट के बाद आपके शेयरों की संख्या 10 गुना हो जाएगी। हालांकि कंपनी का साइज छोटा है, इसलिए इसमें रिस्क भी बना हुआ है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन 117% तक बढ़ने की वजह से कंपनी सुर्खियों में जरूर है। एशियन पेंट्स का स्टॉक शुक्रवार को 5% से ज्यादा बढ़कर 2,544 रुपए के इंट्राडे हाई लेवल तक पहुंच गया। निवेशक कंपनी के वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के नतीजों के लिए तैयार हैं, जिनकी घोषणा 12 नवंबर 2025 को होगी। कंपनी ने 12 अक्टूबर 2025 को घोषणा की कि उसके संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा में सफेद सीमेंट प्लांट ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। ये प्लांट सालाना 2,65,000 टन सफेद सीमेंट का उत्पादन कर सकता है और एशियन पेंट्स के इंटरनेशनल विस्तार योजना में ये एक बड़ा कदम है। दोस्तों, मोहरा ट्रेडिंग पास में है और ऐसे वक्त में बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस अपनी पसंदीदा स्टॉक्स की लिस्ट जारी करते हैं। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से कुछ दिलचस्प स्टॉक्स की लिस्ट आई है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। इसका मौजूदा प्राइस करीब 885 रुपए के आसपास है और टारगेट 1000 रुपए रखा गया है, यानी करीब 13% की अपसाइड का अनुमान है। बैंक का क्रेडिट ग्रोथ मजबूत माना जा रहा है, खासकर जीएसटी 2.0 और टैक्स रिफॉर्म्स के बाद। आरबीआई के लिक्विडिटी मेजर्स से भी फायदा मिलेगा। बैंक के रिटेल, एसएमई और कॉर्पोरेट सभी सेगमेंट में बैलेंस्ड ग्रोथ दिख रही है। अब बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की, जिसका प्राइस करीब 3660 रुपए है और टारगेट 4200 रुपए रखा गया है, यानी लगभग 15% की तेजी संभल है। कंपनी के पास 2030 तक के लिए बड़े लॉन्च प्लान हैं, जिनमें 7 नई एसयूवी, 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल और 5 लाइट कमर्शियल व्हीकल शामिल हैं। ट्रेडिशनल और इलेक्ट्रिक दोनों सेगमेंट में इसकी मजबूत मौजूदगी इसे भविष्य की ग्रोथ के लिए तैयार कर रही है। अगला स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो डिफेंस सेक्टर का एक बड़ा खिलाड़ी है। इसका प्राइस लगभग 413 रुपए है और टारगेट 490 रुपए बताया गया है, यानी 18 से 20% तक की अपसाइड की उम्मीद है। कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत है और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम से इसे बड़ा फायदा मिल सकता है। ये कंपनी भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में लीडर की तरह काम कर रही है। अब आते हैं स्विगी की ओर, जिसका प्राइस करीब 435 रुपए है और टारगेट 550 रुपए दिया गया है, यानी लगभग 23% की तेजी की संभावना है। कंपनी के क्विक डिलीवरी सेगमेंट और इंस्टामार्ट बिजनेस में तेजी से ग्रोथ हो रही है। इसके बाद है इंडियन होटल्स, जो होटल सेक्टर का जाना माना नाम है। इसका प्राइस लगभग 740 रुपए है और टारगेट 880 रुपए रखा गया है। कंपनी को राइजिंग रूम रेट्स, बढ़ती ऑक्यूपेंसी और बेहतर परफॉर्मेंस का फायदा मिल रहा है। अगला स्टॉक है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका प्राइस करीब 1550 रुपए है और टारगेट 2000 रुपए रखा गया है। करीब 30% की अपसाइड की उम्मीद जताई गई है। कंपनी को अपने नए प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट और बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप से फायदा हो सकता है। प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ बढ़ाने पर इसका फोकस भी इसे मजबूत बना रहा है। अगला स्टॉक है एलटी फूड्स, जिसका प्राइस करीब 420 रुपए है और टारगेट 560 रुपए बताया गया है, यानी 35% की सबसे बड़ी अपसाइड की संभावना है। ये कंपनी दावत और रॉयल जैसे राइस ब्रांड की मालिक है और इसका मजबूत मार्केट पोजीशन भारत और अमेरिका दोनों जगह है।
अगला स्टॉक है वीआईपी इंडस्ट्रीज, जिसका प्राइस लगभग 430 रुपए है और टारगेट 530 रुपए रखा गया है। करीब 24% की अपसाइड की संभावना है। कंपनी डिजिटल और प्रीमियम प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है और ट्रैवल लगेज सेगमेंट में इसकी लंबी अवधि की ग्रोथ पोजीशन काफी मजबूत मानी जा रही है। रैडिको खैतान के शेयर में लगभग 13% की संभावित बढ़त का अनुमान लगाया गया है। कंपनी प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में तेजी से विस्तार कर रही है और डियावोल स्पिरिट्स में 47.5% की हिस्सेदारी के जरिए अपनी ग्लोबल मौजूदगी को भी मजबूत बना रही है। डिलीवरी के लिए 540 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया गया है, जो करीब 21% की अपसाइड दिखाता है। ब्रोकरेज का मानना है कि ई-कॉम एक्सप्रेस के अधिग्रहण के बाद कंपनी की रूरल कवरेज बढ़ेगी और ऑपरेशनल कॉस्ट में भी सुधार होगा, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ की संभावनाएं और भी मजबूत हो जाएंगी। पिछले 5 साल में कई कंपनियों ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिए हैं। डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर ने सिर्फ 5 साल में निवेशकों को 2800 गुना तक का रिटर्न दिया, यानी 1 लाख का निवेश 28 करोड़ से ज्यादा हो गया। आदित्य विजन ने बिहार और झारखंड में तेजी से फैलते रिटेल नेटवर्क और मजबूत कैश फ्लो के कारण 195% की वार्षिक रिटर्न दी। एसजी फिनसर्व ने 180% CAGR के साथ फाइनेंशियल सर्विसेज में निवेशकों को फायदा पहुंचाया। TRIR में रियल एस्टेट और इंफ्रा सेक्टर में लगातार बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी और नए प्रोजेक्ट्स के दम पर 150% CAGR दिया। PJ इलेक्ट्रोप्लास्ट, KPI ग्रीन एनर्जी, शिलचार टेक्नोलॉजीज, HPL पावर सिस्टम्स, PTC इंडस्ट्रीज और KPEL जैसी कंपनियों ने भी पिछले 5 साल में शानदार ग्रोथ और उच्च रिटर्न दिखाए हैं, जिससे ये मल्टीबैगर साबित हुई हैं। अवांस टेक्नोलॉजीज का स्टॉक शुक्रवार को 1.68% गिरकर लगभग 2.92 रुपए पर बंद हुआ। कंपनी कर्ज मुक्त है, लेकिन PE रेशियो 120 से अधिक है, जिससे ये महंगी लगती है और प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 0.68% है। निवेशकों को Q2 के नतीजों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये स्टॉक उच्च जोखिम वाला है और ROE सिर्फ 1.40% है। इसलिए स्टॉक में निवेश करने से पहले इसकी वित्तीय स्थिति और आगामी तिमाही के परिणामों का सावधानी से विश्लेषण करना जरूरी है।